डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत बेहतर आपने शुरू कर दी होगी। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सोए पड़े हुए हैं वो भी अब जाग जाएं, क्योंकि अब आपके पास धीरे धीरे समय एक एक दिन करके कम हो रहा है। तो जिन छात्रों को बहुत बेहतर करना है वो तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में जो बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स मीडियम क्लासेस होते हैं, जिनको जो है याद करने में दिक्कत होती है, वो हमारे साथ साथ धीरे धीरे उसको तैयार करते रहें और ताकि वो अपने फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। टू दी पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सेम आपके पेपर में आएगा, इसके हटके कुछ भी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, साथ में एक बार और भी कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो को लगातार पूरा देखा करें ताकि जो 4000 का बास टाइम है वो जल्दी पूरा हो सके और आपको लगातार जो है इस तरह की वीडियो हम आपको बनाते रहें, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो आप लोग निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे आपके लिए। तो 10th क्लास में देखिए, शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, इसकी दो स्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? जब वस्तु क्या है, अनंत पर रखी हुई हो, और दूसरा क्या है, दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो, तब क्या स्थिति बनेगी? तो दो स्थितियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है या स्थित है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें उत्तल दर्पण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी जो है कॉपी पर लाइन के ऊपर लाइन इस तरह से खींच लेते हैं और इस बार केंद्र आप यहां रखेंगे सी। यहां से 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का चाप भर करके हम मार देंगे इस तरह से। अगर 3 लाइनें ऊपर है 3 नीचे होना चाहिए, और अगर 4 है तो 4 ही ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो P है ध्रुव, इसका बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। और इस तरह से हम अगर अंदर से इसमें पॉलिश कर दें, कलाई कर दें, तो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण आपका बन जाता है। P और C के बीच में एक बिंदु है, आप जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु F कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उससे किरणें जो है समांतर चलती है इस तरह से, इधर से भी चलेंगे, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस तरह से जाएंगे आपको पता, फोकस से होकर जाती है। अब चूंकि क्या है, इधर पॉलिश लगा हुआ है तो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही अंदर से परावर्तित करेंगी। परावर्तित कहां से करेंगी? इस सतह से। लेकिन इधर क्या है, फोकस होती हुई जरूर जाएंगे इस तरह से, ऐसे डॉटेड, और बिल्कुल ये सीधा आप इसे बढ़ा देंगे। इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, यहां पर इसके लाकर के बिल्कुल सीधा। इसी तरह से यहां पर भी ऐसे इस तरह से परावर्तित होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां पर मिलती हैं? उत्तल दर्पण की फोकस पर मिलती हैं, काटती हैं, अर्थात यहां पर क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो अनंत पर रखी हुई है। समझ गए इस चीज के लिए? तो इसके प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं वो देख लीजिए। नंबर 1, प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। अब चूंकि बिंदुवत है, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि बहुत दूर रखी हुई वस्तु जब हम देखते हैं तो बिंदु के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, यह
वस्तु से छोटा बिंदुवत सीधा और आभासी बनेगा। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह समझ लें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, ये वस्तु से छोटा बिंदुवत सीधा और आभासी बनेगा। जो प्रतिबिंब सीधे होंगे वही आभासी होंगे, ये बात आप समझ लें अच्छी तरह से। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा तरीके से हमने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, इस दर्पण के सामने, यहां दिखाई देनी चाहिए हमें। तो देखिए कैसे। नंबर 2, देखिए नंबर 2 कैसे होगा। दूसरा नंबर पे है, जब वस्तु दर्पण के सम्मुख रखी हो, या यूं कह सकते हैं दर्पण और अनंत के बीच रखी होनी चाहिए, एक ही बात है। दर्पण के सम्मुख यानी सामने, या क्या कह सकते हैं हम, या अनंत तथा दर्पण के बीच रखिए, ठीक हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम, इस तरह से फिर से जो है हम एक उत्तल दर्पण बना लेंगे ऐसे करके। अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है कैसे बनाना है, थोड़ा आप स्पीड भी पकड़ेंगे हम। इन दोनों के बीच में F हो गया। अब वस्तु तो आपको यहाँ दिखाई दे रही, चाहे कहीं रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। वस्तु को हमने यहाँ रख दिया इस तरह से, ए भी नाम दे दो उसका, ठीक हो गया। इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आपको पता है फोकस से जाएगी, लेकिन फोकस से डॉटेड जाएगी इस तरह से, और फिर इसको ये सीधा परावर्तित कर देगा इस तरह से, ठीक है। जहां से करती है वहीं भी इसको जो परावर्तित करेगी। कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो वक्रता केंद्र से जाएंगी, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा अपने मार्ग में ही वापस लौट आती है, ठीक। अर्थात यहाँ से यहाँ तक तो जाएगी ये डार्क, क्योंकि समतल सतह है, यहाँ पर चमकदार है, लेकिन आगे क्या होगी, दर्पण के पीछे ये इस तरह से जाएगी। जहां पर ये आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या होगा, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। जहां पे किरणें काटती हैं वहां पे हमेशा सिर होता है वस्तु का, नीचे पैर। देखो यहाँ पर ए है तो ये डैश बन गया, यहाँ पैर है इसका, यहाँ बी डैश हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु देखो बड़ी थी, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। और हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि एक बात की बात है, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रखो, हमेशा जो है वो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, और जो सीधा होगा वही आभासी होगा। कहाँ बनेगा, हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगा, ये भी तय है, ठीक। आपने देखा होगा एक दर्पण आपका लगा हुआ होता है ड्राइवर की साइड में, तो उसमें पीछे जो है बहुत बड़ा ट्रक जो है हमेशा छोटा सा दिखाई देता है, जो भी वस्तु होगी पूरी दिखाई देगी। कारण क्या है, कारण यही है कि वस्तु चाहे कहीं पर भी उत्तल दर्पण के सामने रखी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो गुण में क्या लिखेंगे, नंबर 1, प्रतिबिंब सदैव P व F के बीच बनेगा, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है, सदैव वस्तु से छोटा, कॉमा कैसा होगा, सीधा, और जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं उसे आभासी कहते हैं।
और आभासी बनेगा। ठीक हो गया। अभी बात आती है, प्रश्न आता है कैसे? प्रश्न इस तरह से आता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए तथा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। किरण आरेख तो ये चित्र हो गया। प्रकृति से मतलब क्या है? वो बस से छोटा बनेगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, ये उसकी प्रकृति में आ जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए, इसके आगे हम एक आपको डेरिवेशन और बताते हैं इसमें साथ साथ में। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो आप। देखिए क्या होगा यहां से। अब बात करते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक है। दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है? आवर्धन से मतलब क्या है? आवर्धन से मतलब यह है कि जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन का मतलब बढ़ना, बड़ा होना, कितने गुना बड़ा बन रहा है, ये बात आपको पता लगेगी इस आवर्धन से। तो आवर्धन की परिभाषा क्या हुई? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लिखते हैं यहां से। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, कैपिटल आई, आई का मतलब इमेज, तथा वस्तु की लंबाई ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। ठीक है, अर्थात रेखीय आवर्धन सूत्र क्या होगा इसका? रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसको हम m कहते हैं और I, और इस तरह से आपका O। तो m बराबर I बटे O। इससे हम क्या करेंगे? वस्तु का रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। अब ये बात आती है, इसको हम U और B के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, यदि दर्पण से कोई सा दर्पण हो, वस्तु तक की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v है, तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो गया आपका -v/u। ठीक है, तो ये दो सूत्र आपके हो गए। देख लें अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस रेखीय आवर्धन से संबंधित कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं इसमें? ये जो है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये बात हम आपको बताते हैं। देख लीजिए बेटे सभी अच्छी तरह से। चलिए,
स्टार लगा के इसे लिख लें अलग से। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। ठीक है, एक बात आप समझ लेंगे, जहां आपको वास्तविक प्रतिबिंब की बात कहेंगे वहां m बराबर माइनस ले लेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, और अगर आपको आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वहां प्लस ले लेंगे। ठीक है, साथ में एक पेपर में और भी पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। कारण क्या इसका, देखिए जैसे m बराबर क्या होता है I बटे O है। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या आ गया, तो ये मात्रक कट जाते हैं, इसलिए इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये बात आप समझें। ठीक हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप तैयार कर लें अच्छी तरह से, पेपर में आने वाला है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।